हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है सेवार्थ सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष खटियार। आज हम लोग आ गए हैं घटनासार के छठे लेक्चर में। छठा लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिनको मैं पहले कवर कर चुका हूं, लेकिन देखिए इस बुक में बहुत सारी और भी अभी फैक्टर्स बाकी हैं जिनको अभी कवर करना है। दूसरी बात, इस बुक में ये जो अंतर्राष्ट्रीय वाला पोर्शन चल रहा है, इसमें ये बिल्कुल इसका आखिरी लेक्चर है। इसके बाद में पूरी अंतर्राष्ट्रीय खत्म हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आपने घटनासार को फॉलो नहीं किया है मेरे साथ में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको बनी हुई मिल जाएगी। दूसरी बात ये है कि हम लोग क्रॉनिकल भी साथ साथ खत्म कर रहे हैं। जून जुलाई की क्रॉनिकल खत्म हो गई है। इस लेक्चर के बाद में जो अगली हमारी सीरीज बन जाएगी वो हो जाएगी क्रॉनिकल की। एक बात और। दूसरी बात यह है कि ये घटनासार थॉरली ऐसे ही चलती रहेगी। तो जितनी जल्दी मैं घटनासार कवर करूंगा उतनी जल्दी आप मल्टीपल रिवीजन कर पाएंगे, और जितनी जल्दी आप मल्टीपल रिवीजन कर पाएंगे उतनी आप अपने एग्जाम में एक बेहतर रणनीति के साथ में नजर आएंगे। एक बात। चलो आ गए हैं, अब हमारा ये टॉपिक है, इस पे हम जल्दी से आते हैं। ये है प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा। अच्छा, एक बात और है, बहुत सारे लोग जो बार बार ये पूछते हैं क्या बीपीएससी के लिए ये कारगर है, तो हाँ बिल्कुल कारगर है। दूसरी बात, जो लोग पूछते हैं, कुछ हरियाणा से लोग हैं, कुछ हिमाचल से, बहुत अलग अलग जगह से हैं। देखिए, जिस स्टेट से आप हैं वहाँ पे केवल उस स्टेट का करंट अफेयर्स और कवर कर लीजिए। बाकी नेशनल इंटरनेशनल अन्य चीज़ों के लिए बहुत सही बुक है, अच्छी बुक है, और यूपी के पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तो बहुत शानदार बुक मानी जाती है। चलो, वक्त नहीं बर्बाद करना है, आ जाना है इस पॉइंट पे। यहाँ से आज हम बुक कवर करेंगे पूरी अंतर्राष्ट्रीय। ठीक, अब कुर्सी की पेटी बांध लो। एक बात है, मोदी की भूटान यात्रा हुई है। कब हुई है? 22 और 23 मार्च के आसपास। भूटान आपको पता है कौन सा है? बॉर्डर इंडिया के शेयर करता है। कौन कौन से 4 बॉर्डर लगते हैं इंडिया के स्टेट्स के बॉर्डर, तो आपको पता होगा। एक तरफ ये सिक्किम लग जाता है, दूसरी तरफ जब आएंगे वेस्ट बंगाल लग जाएगा, फिर अरुणाचल लगेगा, मतलब फिर असम लग जाएगा, फिर अरुणाचल लग जाएगा। टोटल 4 स्टेट हैं इंडिया के जो इसके साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। दूसरी बात ये कि अगर लॉन्गेस्ट बाउंड्री की अगर मैं बात करूं तो असम ऐसा एक भारत का राज्य है जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, अब ये उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल के साथ में मोदी साहब गए हैं 22 और 23 मार्च को। अब ये देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे और आ गई। 22 तारीख यहाँ पे लिखी गई। 22 तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? तो वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, याद रखना। चलो अब आ जाओ इस पे। एक अच्छा कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे भारत और भूटान के बीच में जो सीमा है वो एक याद रख लेना। मैं ऐसे लिख देता हूँ, हो सकता कभी, क्योंकि अन्य पाकिस्तान, चाइना और सबके साथ में, इंडिया, बांग्लादेश के साथ में पूछी जा चुकी है, इसकी नहीं पूछी जा चुकी है। एक याद रखना, सिंचुला की संधि हुई थी। सिंचुला की संधि ये हुई थी 1865। 1865 में एक बहुत बड़ी घटना और हुई थी भारतीय इतिहास में, अंग्रेजों और भारत के साथ में, आपको याद होगी। उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो 22 मार्च को क्या हुआ है? भूटान की राजधानी थिम्पू में नरेंद्र मोदी साहब और भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं सेरिंग टोबगे के बीच द्विपक्षीय पहलुओं पर चर्चा हुई, और बहुत इसमें अलग अलग से पॉइंट थे। वानिकी, पर्यटन, कृषि, युवा, ऊर्जा, नवीनीकरणीय, दुनिया भर की ऐसी बातें थी। कुल मिला के मोटी बात अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अगले 5 वर्षों में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ की सहायता के लिए भारत ने घोषणा कर दी है। दूसरी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट यहाँ लिखा है, 7 विभिन्न समझौतों पर सिग्नेचर किए गए, जिसमें एक है सबसे इंपॉर्टेंट, जो है भारत भूटान को पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति करेगा। इसका कारण देखिए, समझिए। इसका कारण यह है कि जब आप भूटान की स्थिति को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भूटान इंडिया से घिरा हुआ है, और दूसरी तरफ अगर किसी से घिरा हुआ है तो वो है चाइना, तिब्बत, राइट। अब तिब्बत, क्योंकि अब भूटान कहीं से अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है किसी भी सागर के साथ में, किसी की भी सी के साथ में, तो टोटली डिपेंडेंट है केवल 2 कंट्रीज के ऊपर, एक चाइना, दूसरा इंडिया। अब इंडिया को अगर अपने पक्ष में रखना है भूटान को, तो आपको एक गेटवे देना पड़ेगा, एक रास्ता देना पड़ेगा भूटान को। इसलिए भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको बचा के भी रखना है, बहुत जगह पे बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। इसलिए भूटान के लिए ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, याद रखना इस चीज़ को। 7 समझौते हुए हैं, 10,000 करोड़ 5 वर्षों के लिए अलग अलग सेक्टर में इंडिया मुहैया कराएगा। एक बात। दूसरी बात यहाँ पे देखिए लिखी है, एक अन्य समझौते में और दुनिया प्रमाण पत्र, दुनिया भर की बातें हैं। ये बहुत इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है जिनको आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो मैं बताऊंगा, परेशान मत होइए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी वो मैं बिल्कुल बताऊंगा। एक अन्य समझौता में देखिए लिखा गया है, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने को लेकर है, और दोनों देशों के अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर सहयोग के लिए हुआ है, आपका समझौता हुआ है। थिम्पू में भूटान नरेश महामहिम जिग्मे शेखर वांगचुक हैं, वांगचुक साहब हैं, कहाँ इनका पूरा नाम मिलेगा,
नामग्याल वांगचुक, आप केवल इतना याद रखिए, नामग्याल वांगचुक। अब देखिए यहाँ पर एक राजा का शासन है, याद रखिए भारत एक रिपब्लिक है, रिपब्लिक, ठीक है, ये एक रिपब्लिक नहीं है, यहाँ पे अभी भी एक राजा का शासन है। इसमें ये हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी पारो से लेके, पारो ये वो वाली पारो नहीं है देवदास वाली, ये पारो एक जगह है, पारो से लेकर थिम्पू तक की यात्रा के दौरान जो अभिवादन किया लोगों ने, उसके लिए मोदी जी ने आभार दिया इनको। अच्छा, एक चीज़ और लिखा है यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे जब आप आएंगे, भारत भूटान मैत्रीपूर्ण संबंधों को आकार देने के लिए ड्रग ग्यालपोज लिखा है, ड्रग ग्यालपोज द्वारा निरंतर प्रयास किए जाने के संबंध में जो विजन है, दोनों पक्षों ने मार्गदर्शन विजन की सराहना दोनों पक्षों ने की, और इस पे है महत्वपूर्ण साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा आपत्ति, दुनिया भर की ऐसी बातें लिखी हैं। एक यहाँ पे एक वर्ड आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे बार बार आप मिल रहा है ड्रग ग्यालपो। ये है क्या, आप कंफ्यूज होंगे, और कुछ बहुत थोड़ी सी महत्वपूर्ण चीज़ है, चलिए आपको बताता हूँ। जैसे भूटान को आप जब कभी आप देखते हैं ज्योग्राफी के अंदर, तो आपको वहाँ पे एक इसका अलग नाम मिलता है, जैसे थंडर ड्रैगन की भूमि, कहीं कहीं पे लिखा हो ना, थंडर ड्रैगन की भूमि, ठीक। दूसरी जगह पे आपको कहीं पे इसका नाम दूसरा भी मिल जाएगा, ड्रक युप। अब ये है क्या, यहाँ के देखिए सब जगह पे अलग अलग अपनी माइथोलॉजी हैं, जैसे इंडिया के अंदर अपनी माइथोलॉजी है, भूटान की अपनी माइथोलॉजी है। उनकी माइथोलॉजी में ऐसा बोला गया कि ये जो भूमि है, जो भूटान एक देश है, ये एक ड्रैगन की भूमि है। यहाँ पे एक थंडर आया मतलब आपका हिमालय से निकल के, इन सब बातों पे नहीं जाएंगे, लेकिन इनकी माइथोलॉजी से ये वर्ड जुड़ा हुआ है। कौन सा, ड्रक युप, जिसको बोलते हैं ड्रक युप का मतलब है भूटान, और इसी को बोलते हैं थंडर ड्रैगन की भूमि, ठीक। अब इसका जो राजा होगा उसी को नाम दिया गया था है इनकी भाषा में ड्रक ग्यालपोज, मतलब ड्रक ये जगह और ग्यालपोज इनका राजा, तो ड्रक ग्यालपोज, ठीक। इसलिए वहाँ के राजा को हमेशा ड्रक ग्यालपो ऐसे करके बहुत अजीब से नाम आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे बोलते हैं। तो परेशान मत होना, इसलिए थोड़ा जल्दी सा इसलिए बता दिया। अब देखिए, थिम्पू में एक समारोह में भूटान को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो दिया गया। मोदी जी को भारत के प्राइम मिनिस्टर को दिया गया। भूटान नरेश ने इनको सम्मानित किया, और भूटान के इस सर्वोच्च सम्मान को सम्मानित होने वाले वह पहले गैर भूटानी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ है, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक। अभी मोदी जी को टोटल, अभी आप उनके कार्यकाल में देखेंगे तो 15 अवार्ड ऐसे हैं जो हाईएस्ट, किसी अलग अलग देशों के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से वो नामित हो चुके हैं, मतलब उन्हें पुरस्कार दिया जा चुका है। अभी हाल ही के 10 दिन पहले कुछ मोदी जी गए थे रशिया से भी एक अवार्ड लेके आए हैं। आपको कमेंट के थ्रू बताना है कि कौन सा वो अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दिया गया, ठीक। याद रखना, इसको जरूर याद रखना, ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो। अब आप ड्रक ग्यालपो भूलेंगे नहीं, इसलिए मैंने ये कहानी बताई, नहीं तो इसकी आवश्यकता थी नहीं, बिल्कुल भी इसकी आवश्यकता थी नहीं। थंडर ड्रैगन वाली बात सही थी, इसका भी पूछा जा सकता है, ड्रक यूप का भी पूछा जा सकता है, लेकिन ड्रक ग्यालपो क्या था, इसलिए मुझे बताना जरूरी था, जिसमें आपको ये चीज़ें रट जाएं। चलो अब आगे की बात है। थिम्पू में नवनिर्मित एक अस्पताल है, ग्याल चुएन ऐसा नाम है, पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। इसकी उद्घाटन मेजबानी प्रधानमंत्री सेरिंग टोप के साथ मिलके किया गया। मतलब इसका है कुल मिला के ऐसी है, 19 से ये चालू हुआ था पहला चरण, दूसरे चरण के लिए 119 करोड़ की। ये चीज़ें जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। उद्घाटन है प्रधानमंत्री सेरिंग के, इसको कैसे पढ़ेंगे, सेरिंग पढ़ेंगे पता नहीं, टोबगे के साथ मिलकर पीएम मोदी ने किया था। बस इस चीज़ याद रखेंगे, और इसी में कहीं आपको ग्याल मिल जाएगा, कहीं वांगचुक मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा क्या किसकी बात हो रही है, भूटान की। तो परेशान मत होना, इससे ज़्यादा और चीज़ें रटनी नहीं है, ठीक है। 22 मार्च को क्या मनाया गया था, जहाँ पे ये लिखा हुआ 22 मार्च को मैंने बताया वर्ल्ड वाटर डे। इस बार की थीम भी मैंने बता दीजिए, वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, राइट। अगली वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। जारी कौन करता है, वही पुरानी चीज़, UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ठीक। क्या पूरा नाम हुआ, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ये जारी करता है। अभी मैंने आपको एक और चीज़ पिछले ही वीडियो में मैंने अभी डिस्कस की थी, UNSDSN एक और रिपोर्ट जारी करता है, SDR मैंने आपको बताई थी, आप भूल तो नहीं गए, अगर भूल गए तो बार बार रिवीजन करो तो भी याद होगा। SDR मतलब का सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, SDG गोल्स के ऊपर कौन कौन से कंट्रीज क्या क्या काम कर रहे हैं, इसके ऊपर ये रिपोर्ट जारी होती है। एक और अच्छा रिपोर्ट आती है, वो मुझे बताएंगे, कंफ्यूज मत हो जाना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ये मत कंफ्यूज कर देना ह्यूमन
ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होती है वो यूएनएचडीएसएन जारी करता है, नहीं, उसको जारी करता है यूएनडीपी। ठीक, मैंने कई बार चीज़ें आपको बताई हैं बार बार, और देखिए ये टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। एक बार मैं एक बार इसको मैं क्रॉनिकल वाले सेक्शन में भी मैं करा चुका हूँ। चलो अब आ जाता हूँ इस वाली रिपोर्ट पे। तो देखिए इस रिपोर्ट में हैप्पीनेस रिपोर्ट है, यूएनएचडीएसएन जारी करता है। 6 मानक हैं इसमें, टोटल 6 मानकों के आधार पर ये बनाई जाती है, जिसमें स्कोर 0 से लेके कितने तक, 10 तक होता है। ठीक, इस बार जो बनाई गई है ये रिपोर्ट 143 देशों के लिए बनाई गई थी, और उसमें अगर आप इंडिया की पोजीशन आप देखेंगे, इंडिया की पोजीशन अगर आप देखेंगे तो आपको शायद इंडिया की पोजीशन 120 कितनी है, 126। हाँ, भारत की पोजीशन में भी एक बार कंफ्यूज हो गया था, 126वां है कितने में, 143 में। ठीक, कितना सुधार हुआ है, तो यहाँ पे 2023 कर लीजिए, 2023 की रिपोर्ट में 136वां स्थान था। ठीक, ये 2024 की रिपोर्ट है। एक बात, दूसरी बात, टॉप पे अगर आप देखेंगे तो आपको लगातार 7वीं बार ये इसमें लिखा नहीं है, ये मैंने बाद में ये मैंने क्रॉनिकल और उसमें पढ़ा था, इसलिए मुझे मिल गया। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रट लेना इसको। लगातार 7वीं बार फिनलैंड टॉप पे है, लगातार 7वीं बार, ये लिखा नहीं है इसमें, याद रख लेना, लगातार 7वीं बार टॉप पे है। अफगानिस्तान सबसे अंतिम स्थान पे है। भारत का इंडेक्स स्कोर कितना है, 4.054, याद कर लेना, 4.054। ठीक, अच्छा, ये सब बात हैं। जैसे लिखा गया है इस रिपोर्ट में, सबसे नीचे के 18 देशों में इसको स्थान मिला है। भारत के पड़ोसी देश चाइना, नेपाल और पाकिस्तान, म्यांमार की स्थिति भी भारत से बेहतर दिखाई गई है। ये सारी भी चीज़ें हैं, और जब ये रिपोर्ट आती है तो आपने देखा होगा इंडियन गवर्नमेंट इसको बहुत क्रिटिसाइज करती है कि ये अच्छी चीज़ें नहीं निकाल रहे हैं, ये भारत के बारे में सब गंदी संदी बातें किया करते हैं। ऐसी सारी बहुत सारी बातें हैं। तो मैं हमेशा मैंने महसूस किया है कि पिछले 3-4 साल के आप जब पेपर देखेंगे तो इन रिपोर्ट के साथ साथ में भारत का जो एक तरीके से थिंक टैंक है, जिसको आप नीति आयोग के नाम से जानते हैं, वो ऐसी रिपोर्ट को निकालता है। या फिर मान लीजिए कोई रिपोर्ट अगर ऐसी है, कोई मंत्रालय भारत सरकार का निकाल रहा है, तो वो रिपोर्ट भी बहुत अहम हो जाती हैं। इन बात को आप ध्यान में रखना। इसलिए भारत से जो रिपोर्ट आ रही हैं उनकी अहमियत भी बहुत आपके एग्जाम में बढ़ चुकी है। आप जब पिछले वर्षों के जब आप पेपर देखेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक, चाहे वो आपकी स्वच्छता वाली रिपोर्ट जो आती है उसकी बात हो, या फिर मान लीजिए अगर आपकी नीति आयोग से कोई रिपोर्ट आती है, या यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है ना, शिक्षा मंत्रालय की कोई रिपोर्ट आती है, ये सारी रिपोर्टें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। ठीक, तो याद कर लेना। बाकी यहाँ पे अलग अलग बात की गई है। जैसे 2024 की रिपोर्ट में ये कहा गया है भारत का 126वां स्थान है, चाइना को 60, नेपाल इतना, ये सब रटने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान भी हमसे बेहतर स्थिति में है, म्यांमार भी हमसे बेहतर स्थिति में है, जहाँ पे एक इस समय प्रॉपर शासन तक ठीक से नहीं है। ठीक, चलो अब लगातार 7 बार फिनलैंड टॉप पे रहा है। एक चीज़ और है, अगर आप इस रिपोर्ट पे देखेंगे तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। टोटल ऊपर के 3 कंट्री याद करने के लिए, जैसे आप हमेशा रखते हैं ना एफडीआई भारत में कितना आया, तो ठीक है, बिल्कुल ऐसे याद कर लीजिए। एफडीआई फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, याद रह जाएगा, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। और ये जरूर याद रख लेना कि फिनलैंड लगातार 7वीं बार से है, कौन सी, टॉप पोजीशन को होल्ड कर रखा है। बाकी अन्य ये देशों के बारे में आपको जानकारी नहीं करनी है। आप इतना डेटा रट के आपका सरदर्द हो जाएगा, आप रट भी नहीं पाएंगे, आवश्यकता भी नहीं है। पहली बात है, आवश्यकता भी नहीं है। दूसरी बात है, इसको आप देख लीजिए, हैप्पीनेस लिखा तो है, मैं भूल गया था, मुझे लगा कि ऐसा कहीं लिखा नहीं है। इस रिपोर्ट में कहा गया है यह लगातार 7वां वर्ष है CS पे होने के लिए। ठीक, तो अब आसपास की कुछ ये चीज़ें देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया, फिनलैंड का एक बार स्कोर दे रहा देख लीजिए, 7.741। और सबसे नीचे का जो देश है उसको आप देखेंगे, अफगानिस्तान, लेबनान और लिसोथो। अफगानिस्तान, लेबनान, लिसोथो। अलेली ऐसा कुछ बन सकता है क्या, अलेली कंफ्यूज ना होना। अफगानिस्तान बहुत बुरी स्थिति में है, बस लेबनान और ऐसे करके आएगा, ऐसे करके। ठीक है, लिसोथो याद कर लेना इसको। दूसरी चीज़ एक और देखिए, भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति के बारे में कुछ चीज़ें हैं। सब ये जो ऊपर के हैं सब बहुत अच्छी पोजीशन में है, और नीचे वालों की स्थिति जब आप देखेंगे तो ये खराब पोजीशन, मतलब खराब में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तो ऑलरेडी सबसे लास्ट में है, बांग्लादेश भी खराब स्थिति में है, श्रीलंका भी। स्कोर की मैंने बात बता दी, 0 से 10 के बीच में स्कोर होता है। 6 मानक होते हैं। मानक अच्छा इसमें और देख लें, पर कैपिटा GDP, प्रति व्यक्ति GDP की बात कर रही है, सामाजिक समर्थन कितना मिल रहा है, और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा कितनी है, उदारता यानी लिबर्टी कितनी है, ठीक, जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता कितनी है, भ्रष्टाचार पर धारणा शामिल है। ये 6 हैं, तो 6 मानक हैं। एक बार सरसरी निगाह से, जैसे बोला जाता है ना, सरसरी निगाह से देख लीजिए, ये वाला पॉइंट है, इसको रटिए। ये 6 मानक हैं, इन पर बनाई जाती है। भारत की पोजीशन देखिए, पिछले वर्ष से क्या सुधार हुआ है इसको देखिएगा। लास्ट में कौन है वो देखिए, टॉप 3 FDI हैं, उनको याद रखिए। कौन जारी करता है, UNHDSN जारी
जारी करता है, यूएनएचडीएसएन और क्या जारी करता है, तो एसडीजी गोल्स के लिए जो रिपोर्ट आती है वो भी जारी करता है, जिसको मैंने लास्ट टाइम कवर किया था। चलो बात समझ में आ गई। एक चीज़ जो इसमें नहीं लिखी गई है इसी रिपोर्ट में, जब शॉर्ट में मुझे अब याद आ गया, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता बेकार में। इसी रिपोर्ट में जब कुछ अलग रिपोर्ट भी इसमें जारी की गई, मतलब अलग रैंकिंग भी इसमें जारी कर दी। जैसे युवा प्रसन्नता में भारत का जो स्थान है वो 127 है, यहीं पे नोट कर लेना, यहीं पे बुक में नोट कर लेना, नहीं तो भूल जाएंगे आप। युवा प्रसन्नता में भारत का स्थान 127 है और वृद्ध प्रसन्नता में भारत का स्थान 121 है। ठीक, बस इतनी चीज़ें, और उसमें कुछ और जानने की आवश्यकता है नहीं। आगे बढ़ते हैं। लाई चिंग ते अरे क्या खतरनाक नाम है, लाई चिंग ते ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है लाई चिंगते बने हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि ताइवान के बने, समझे। जैसे मिर्ज़ापुर में नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो फला है, इंपॉर्टेंट ये है कि लड़का है हमारा, समझ रहे हैं। तो ये बात है। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट ये है कि ताइवान के बने हैं। अब ताइवान क्यों इंपॉर्टेंट है, लगातार चर्चा में रहता है। पूरी कहानी जियोपॉलिटिक्स की ताइवान के इर्द गिर्द घूमती आपको नजर आएगी। ठीक है, इंडो पैसिफिक में जब आप देख लेंगे तो ताइवान के बिना कोई बात ही नहीं होती है। जब चाइना आएगा तो ताइवान आएगा, ताइवान आएगा चाइना आएगा तो इंडो पैसिफिक में साउथ चाइना सी आ जाएगा। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों से बहुत कोरिलेट करता है ये सब। ठीक, अब देखिए, एक तरफ ये ताइवान है जिसके बारे में चाइना हमेशा बोलता है कि मैं इसे कब्जा कर लूँगा, इसके ऊपर ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। इसका अगर सही नाम अगर आप देखेंगे तो इसका भी नाम आप देख के शायद चौंक जाएं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक, एक है चाइना जिसको आप चीन बोलते हो, उसका सही नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक, तो देखिए, चाइना कहता है कि वन नेशन पॉलिसी का मतलब क्या है कि एक ही देश है, वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। किसी दिन ये जो ताइवान है इस पर किसी दिन चाइना हमला करेगा और इसको कब्जा कर लेगा। क्यों? क्योंकि चाइना ऐसा मानता है कि ये एक ही देश है, इसको कुछ ये उग्रवादी किस्म के लोग हैं जो ऐसा चलाने का ऐसा प्रयास कर रहे हैं। ठीक, लेकिन जो ताइवान है, ताइवान का कहना है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। ठीक, हमारे यहाँ व्यवस्था है, हम अलग तरीके से काम करते हैं। तो ताइवान टोटली अलग जाने का प्रयास कर रहा है और चाइना टोटली अलग जाने का प्रयास कर रहा है, और बीच बीच में इसका विरोध भी होता है। लेकिन विरोध दुनिया में होता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे पूरे 179 कंट्रीज ऐसे हैं जो वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया भी उसमें एक है। आपको जान के शायद, अगर आपको नहीं अभी तक पता है तो शायद आपको जान के हैरानी हो कि इंडिया भी ऐसा है जो वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है। इंडिया कभी नहीं ताइवान को एक देश के रूप में मानता है। ठीक, जबकि बहुत कम ऐसे देश हैं जो ताइवान को एक देश के रूप में मानते हैं। लेकिन ताइवान को अगर देखिए, बहुत पुरानी घटनाएं हैं, उन सब घटनाओं के पीछे हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन कुल मिला के आज की स्थिति देखिए। स्थिति ये है कि इंडिया ताइवान के संबंध बेहतर हैं, अच्छे हैं, लेकिन चाइना से इंडिया लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता है। और केवल इंडिया नहीं है, ऐसे दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो चाइना के अगेंस्ट जाके ये नहीं मानते हैं कि ताइवान भी एक देश है। ठीक, उसी में इंडिया है, राइट। ठीक, लेकिन इंडिया ने कुछ सालों में अपनी स्ट्रेटजी बदली है, चाहे अलग अलग सांस्कृतिक कार्यालय इंडिया के अंदर खोलने हों या अलग अलग संबंध बनाने हों, अलग अलग की बात है। एक चीज़ और आप जानिए, कुछ एक बेहतर चीज़ें हैं, वहाँ पे मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको जियोपॉलिटिक्स अच्छे समझ में आएगी। एक तरफ है चाइना और दूसरी तरफ है ताइवान। ठीक, ताइवान और चाइना दोनों की मोनोपोली है किसके अंदर, मैं कई बार बता चुका हूँ, सेमीकंडक्टर के ऊपर। ठीक, जो आईसी चिप्स बनती हैं उनके ऊपर। अगर ये हाथ खींच लें, अगर मान लीजिए इनका युद्ध हो जाए, तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट अपनी टॉप पीक पे पहुंच जाएगी, देर नहीं लगेगी, बहुत जल्दी पहुंचेगी। ठीक है, इसलिए पूरी दुनिया ये नहीं चाहती है कि ये युद्ध हो, उनके सब पूरी दुनिया के अपने हित भी जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज़, इंडिया के पास में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, किस चीज़ की, कि वो एक मतलब एक सेमीकंडक्टर मार्केट बन सके, एक आईसी चिप मैन्युफैक्चरिंग मार्केट बन सके। ठीक है, तो लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं, इंडिया भी अपनी तरफ से ऐसा प्रयास कर रहा है। तो देखिए, इस नाम को आप रट लीजिए। एक चीज़ और मैं शायद बताना भूल गया, आप ध्यान देंगे कि जो ताइवान है, यहाँ पे बहुदलीय मतलब पार्टियां होती हैं, बहुत सारे दल हैं, लेकिन चाइना के अंदर केवल एक ही दल है। ठीक है, तो यहाँ पे है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हैं लाई चिंगते, ये बन गए हैं राजधानी ताइपे, यहाँ की राजधानी ताइपे है, याद रखना ताइवान की। यहाँ पे राष्ट्रपति पद की इन्होंने शपथ ली। ठीक, बस इसमें 29 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। चलो बस, और सब ये जो बातें हैं ये सब मैंने बताई हैं, इन्हीं सब चीज़ों के आसपास हमको घूमना है। ठीक, बीजिंग की कम्युनिस्ट पार्टी, सब इसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। मैं अगर एक बार ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इससे बेहतर बताने की कोशिश की है, जितना इसमें लिखा है उससे कहीं बेहतर मैंने बताने की कोशिश की है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बस
आगे बढ़ जाइए। यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक क्या है? यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अच्छा, मैंने कई बार आपको बताया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जनक कौन था? 2009 में यूपीएससी ने पूछा, आपको बताना है कमेंट के थ्रू, राइट। दूसरी चीज़ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ मिलते हैं, ये भी बताना है। स्विट्जरलैंड में किस शहर में है, ये भी बताना है। इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट जनवरी फरवरी के आसपास आई थिंक हुई थी, कहाँ पे हुई थी ये भी आपको बताना है, ठीक। तो 3 क्वेश्चन हैं, जरूर आप बताओ, ठीक। कुछ लोग हैं बहुत अच्छा जवाब देते हैं, जैसे कमेंट के थ्रू बड़ा अच्छी तरीके से बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ है, ठीक। बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलो, ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी की है, 119 देशों के लिए आधारित है, यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024, ठीक। इस सूचकांक में यूएसए सबसे टॉप पे है, ठीक। इंडिया की पोजीशन आप देखेंगे 39 नंबर पे रहेगी। 2021 के सूचकांक में भारत की पोजीशन कितनी थी? 54 थी, मतलब ठीक ठाक सुधार हुआ है। चलो, इसके बाद में अगर आप देखेंगे कुछ बहुत, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें रटनी नहीं है, आप केवल ये देखो कि टॉप के कौन से हैं, इंडिया की पोजीशन क्या है। अगर मन कर रहा है आपका, समझ में आ रहा है, तो ये वाला स्कोर रटिए, ये वाला स्कोर अगर आप चाहते हैं तो 4.25 अंक प्रदान किए गए, ठीक। 7 के समग्र स्कोर पर जहाँ 1 सबसे खराब है, 7 सबसे अच्छा, यानी 1 से लेकर 7 तक ऐसे बीच में है, बस और कुछ नहीं है। बाकी अलग अलग दी गई हैं, कुछ और भी इसमें चीज़ें दी गई हैं, जैसे भारत को मूल्य प्रतिस्पर्धा में 18वीं रैंक मिली है, वायु परिवहन में 26वीं रैंक मिली है, और ग्राउंड और इन पे ये रैंक आप तब रटें, तब जानें जब पहली वाली रट जाएं और बहुत खाली समय हो, समझ में आ रहा, अन्यथा ये सब चीज़ें मत रटें, ठीक। बाकी आ जाइए यहाँ पे जरूरी, क्योंकि ये बहुत यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ रहे हैं, इसलिए तो बेसिक चीज़ें आपको फिर भी रटनी है। जैसे यूएसए टॉप पे है, स्पेन है, जापान है, फ्रांस है, ठीक। यूएसए, स्पेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ठीक। लेकिन ऊपर के 2-3 रट लीजिए, यूएसए को आप वैसे याद रखिए, स्पेन और जापान पीछे लगाइए इनके। चलो, सबसे लास्ट में कौन है, तो याद रखेंगे ये कौन सा है, ये वाला माली कौन सा है, माली, ठीक। सिएरा लियोन दूसरे नंबर पे। भारत की स्थिति आप देखें 39, इसको जरूर याद रखें, 39, सबसे लास्ट में माली, सबसे ऊपर यूएसए। देखिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं उनको ऐसे रटा जाता है, उसमें 5-5 मत रटिए, जो इंपॉर्टेंट हो उसमें 4-4, 5-5, 3-3 जैसी भी रट पाइए रटिए। स्कोर इसका 4.25। चलो आगे बढ़ जाओ। यूरोपीय संघ ने दुनिया के पहले एआई कानून को मंजूरी दे दी है, किसको दे दी है? एआई कानून को मंजूरी दे दी है। चलो, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, प्राकृतिक कानून पर प्रकृति के लिए जो कानून बनाने वाला यूरोपियन यूनियन का पहला कानून अभी पास किया था। यूरोपियन यूनियन बहुत काम कर रहा है इस समय, समझे। यूरोपियन यूनियन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे ये लगभग 27 देश के आसपास इसमें आपको मिलेंगे, जिसमें 19 देश अभी तक ऐसे हैं जो यूरो को अपनी करेंसी मांगते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन की करेंसी क्या है? यूरो, ठीक। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आप यूरोपियन यूनियन में हैं तो आप यूरो को ही अपनी करेंसी माने। आपकी स्टेट की मतलब आपके देश की अपनी करेंसी हो सकती है, एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए यूरोपियन यूनियन है क्या, तो आप ध्यान रखेंगे ये एक आर्थिक और राजनैतिक संगठन है, आर्थिक और राजनैतिक, ठीक। यहाँ पे बीच में कहीं अगर आ जाएगा कभी और अच्छा संगठन भी लिखा होगा, आर्थिक राजनैतिक और अच्छा ऐसे लिखा होगा, आप परेशान हो जाएंगे, डिफेंस के लिए नहीं है, ठीक है, समझ लेना, ठीक। इसमें क्या है, कुल मिला के इसका मर्म मैं समझाता हूँ एक बार में। देखिए एआई दुनिया को, किसी दिन ऐसा डर है लोगों का कि एआई दुनिया को खा जाएगा। एआई, आपने बहुत सारी हॉलीवुड में मूवीज़ ऐसी देखी हैं एआई बेस से, जैसे एक मूवी है ईगल आई पहले से ही बहुत सारी चीज़ें कैमरे और उन सब चीज़ों पे है, बता देगी। तो ऐसे एआई पे बहुत सारी मूवीज़ हैं जो आपको ये बताने की कोशिश करती हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी है, मतलब उसमें जो मशीनरी है वो अपने आप काम करेगी, उनका अपना आप दिमाग होगा और वो हम लोगों को सप्रेस करने का प्रयास करेंगे। इसलिए ये कानून बनाया गया। इसमें यह भी है कि इसका जो एआई है उसका गलत उपयोग ना हो। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना दिया जो चेहरे के हाव भाव से ये बता दे कि आप सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ठीक, या आपने ऐसा काम किया या नहीं किया। ये एआई ऐसा कर सकता है, ये बात सही है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ मत बनाई जाए। अगर ऐसी चीज़ अगर की जाए तो इसके लिए बहुत कानून खतरनाक बनाए गए हैं, जैसे कि 35 मिलियन यूरो या 38 मिलियन या कंपनी की वार्षिक वैश्विक राजस्व का 7%, जो अधिक हो इससे तक जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक। बस यह कड़ा उपाय मजबूत एआई विनियमन यूरोपीय संघ की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ऐसी कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे इसमें क्या क्या नहीं हो सकता है, इन चीज़ों को समझिए। जैसे जोखिमों के आधार से इसको वर्गीकृत किया गया, जैसे कि सामाजिक स्कोरिंग,
पूर्वानुमानित पुलिसिंग, जैसे पहले से पुलिसिंग नहीं आप कर सकते किसी को ऐसे बताने के लिए। और घटनाक्रम स्कूलों जैसे संवेदनशील वातावरण में भावनात्मक पहचान जैसे अस्वीकार्य अनुप्रयोगों पर प्रतिबंध लगेगा। समझ रहे हैं जो मैं कहने की बात कह रहा था, उसको इन्होंने थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में बताया। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। यह है यूरोप में अपनी पहली तरीका प्रतिबंध और दुनिया भर में इस तरह की प्रणालियों का पहला बड़ा प्रतिबंध है। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, नहीं तो कंपनियां आजकल क्या बना रही हैं आपको पता है, बहुत सारी चीज़ें एआई से चलने लगेंगी थोड़ी दिन बाद। लोगों का अब देखिए, एआई से अभी लाइट वाइट भी जलेगी, सेंस करेगी। समझ रहे हैं? जैसे आप मान लीजिए अगर 8 बजे रोज आते हैं तो सॉफ्टवेयर है एक, उसमें डेली डेटा जा रहा है, 8 बजे आप आते हैं, 8 से 8:30, 8 से 8:30 बजे तक आते हैं। मान लीजिए एआई 1 महीने तक उसको ऐसे ऑब्जर्व करती रही, 1 महीने के बाद में उसी डेटा को एनालाइज करके 8 जैसे शाम को घर में बसते हैं और वो अपने आप लाइट ऑन कर देती है। ठीक, मान लीजिए किसी दिन अगर आप नहीं आए, समझ रहे हैं, तो कहने का आशय है उसके दूसरे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ये तो एक बताने का तरीका है बस। चलिए अगले आइए। डेंगू के नए टीके टैग 003 को WHO की मंजूरी। देखिए, डेंगू का नया टीका है टैग 003, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न इसका क्या है, रीज़न अभी मैं समझाता हूँ। पहले आ जाइए डेंगू पे। डेंगू कौन सी बीमारी है? एक वायरस से होने वाली बीमारी है जिसको बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार भी, हड्डी तोड़ बुखार। ठीक, इसको ऐसा भी बोलते हैं। मच्छर कौन सा है? तो एडीज मच्छर है, जिसको कई बार आपने सुना होगा जीनस एडीज, या फिर कई बार आपने सुना होगा एडीज इजिप्टी। याद आया? एडीज इजिप्टी साइंस वाले पोर्शन में एडीज इजिप्टी रट लेना, याद रहेगा। ठीक, नहीं तो एनाफिलीज आप लगा के आएंगे और वो होगा किसी और का। होगा किसका आपको पता है? गूगल करके सर्च मारिए फिर हमें बताइए। ठीक, अगर याद है तो वैसे बताइए। वायरस से ज़्यादातर होता है, अक्सर वायरस से ही होता है। ये है टैग 003, याद है? टैग 003 को WHO ने मंजूरी दे दी है। अच्छा, अब इस पे आइए। ठीक, WHO का ये डेंगू का नया टीका है जिसने WHO का प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त कर लिया है। एक बात, दूसरी बात ये है, देखिए इस वैक्सीन को क्यूडंगा के नाम से भी जाना जाता है। याद रख लेना, ये पॉइंट है, क्यूडंगा के भी नाम से जाना जाता है। इससे पहले की बात यह है कि एक फार्मा कंपनी है जिसका नाम है सिनोफी पास्चर, उसने एक डेंग वैक्सिया नाम का, या फिर आप बोलेंगे CYD TDV, ये विकसित किया था। समझे? ये एक टीका विकसित किया था। उसके बाद WHO द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाली दूसरी डेंगू वैक्सीन है। पहले कौन सी थी? CYD TDV, या फिर इसी का नाम था डेंग वैक्सिया। अब ये कौन सी है? क्यूडेंगा या फिर टैग 003। तो यहीं पे लिख लो क्यूडेंगा। ठीक है, डेंगू से डेंगा हो गया, क्यूडेंगा। ठीक है, एक बात, अब विकसित इसको किसने किया है? तो इसको बोल्ड में नहीं लिखा है, लेकिन आप इसको ऐसा बॉक्स कर लेंगे। टकेडा। क्या है? टाकेडा या टकेडा, इसने इसको विकसित किया है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, जीवित छीड़ित टीका है, मतलब जीवित वायरस को लेते हैं और वो बहुत मरे स्थिति में होते हैं, ऑलमोस्ट मरे वाले। ठीक है, उनको इंजेक्ट किया जाता है, उससे आपकी इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडीज़ आपकी डेवलप होती हैं। एंटीबॉडीज़ रियल जो डेंगू वायरस है, मतलब वैसे तो डेंगू जब वायरस होगा उससे वो लड़ने में कामयाबी हासिल करती हैं। ठीक, अब आप देखेंगे डेंगू के अलग अलग इसको आपको सीरोटाइप जैसे यहाँ लिखे हैं, 4 सीरोटाइप होते हैं, उनसे उसमें सॉरी वायरस के 4 कमज़ोर संस्करण शामिल हैं। ठीक, इसको बनाने के लिए बस इसमें सब कुछ ये है। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 6 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए टैग 003 के प्रयोग की अनुशंसा की गई। वैक्सीन की 2 खुराक तय की गई हैं, साथ ही टीके लगवाने के बीच 3 महीने के अंतर रखा जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, एक चीज़ मुझे याद आ गई, जैसे ये वाली जो वैक्सीन है CYD TDV, ठीक, जिसको बनाया था सनोफी पास्चर ने। जब ये वैक्सीन लगभग 2019 के आसपास इसको प्री क्वालिफाई कर गई और इसके बाद में कुछ देशों में इसको अपनाया। फिलीपींस में 80,000 के आसपास शायद कुछ टीके इसमें लगाए गए थे, जब कुछ दिनों पहले ऐसी रिपोर्ट थी, और उसमें कुछ लोग बीमार हो गए थे, कुछ बच्चे बीमार हो गए, तो ये कार्यक्रम रोक दिया गया। ठीक है, इसलिए बहुत प्रभावी नज़र नहीं आई। अब आंखें टिकी हुई हैं कि सबकी किसके ऊपर? टैग 003 डेंगू के लिए। भारत में भी शायद अगर ये अच्छा चला तो इसको एक्सेप्टेंस मिलेगी, भारत भी इसको अपनाएगा। ठीक है, याद रख लेना। चलो आगे आ जाओ। UAE द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा का शुभारंभ किया गया। ब्लू रेजिडेंस वीज़ा, एक आपको और याद होगा, एक UAE ने गोल्डन वीज़ा का भी शुभारंभ किया था। ठीक, संजय दत्त जिसको लेके पहले बन गए थे। ठीक, ये है ब्लू रेजिडेंस वीज़ा। ठीक, किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे जब आप देखेंगे यहाँ पे आके तो आपको मिलेगा 2023-24 को UAE ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी के रूप में मना रहा है। मतलब जो लोग ऐसे हैं जो एनवायरनमेंट के प्रेमी हैं, एनवायरनमेंट के लिए जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है,
उनको 10 वर्ष का, मतलब लॉन्ग टाइम है ये, 10 वर्ष का ब्लू रेजिडेंस वीज़ा स्कीम को मंजूरी देती है। ठीक, फिर दुनिया भर की इसमें बातें लिखी हैं, जैसे दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद 10 ईयर ब्लू रेजिडेंस वीज़ा स्कीम की घोषणा की। ठीक, यह वीज़ा दीर्घकालिक निवास है और इसके लिए दुनिया भर के पर्यावरण संरक्षण के प्रति वही सारी बातें जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ 4 लाइन में, उन्हीं को ये लोग लिखते हैं 10-10 लाइन में। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण के प्रति किसने जारी किया, ये जरूरी है, यूएई। यूएई की लोकेशन पिछली बार मैंने बताई थी ना, अगर नहीं याद है तो याद करो, कौन सी बताई थी ना, जैसे ये सऊदी अरब है, मैंने ऐसे बताया था, और सऊदी अरब के बाद में यू याद रखना, यू मतलब तुम। ठीक, यहाँ पे यमन लगाइए, यमन, फिर यहाँ पे ओमान लगाइए। ठीक, फिर यहाँ यूएई लगाइए, और यूएई के ऊपर भी ऐसा एक लटका हुआ आपको मिलेगा ओमान का ही छोटा सा पार्ट। फिर यहाँ पे एक स्टेट थी आप लोगों ने बताई हरमुज। ठीक, सब लोगों ने बताई, बड़ा अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे ऊपर ईरान मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ईरान के नीचे, अरे फिर क्या ही मैं कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें हैं, मैप खोलिए देखिए, इसमें ज़रूरी है। ठीक है, स्टेट ज़रूर देखते रहिए। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए ईयू का पहला कानून लो, फिर कानून, तीसरा कानून ये मिला है ईयू का। ठीक है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला समर्थित कानून पारित किया है। ठीक, 27 देशों ने महिलाओं, यहाँ पे लिखा है 27 देशों ने महिलाओं के लिंग आधारित हिंसा, महिला जननांग विकृति, जबरन विवाह, ऑनलाइन उत्पीड़न अपराध घोषित करना होगा इनके सदस्य देशों को, ऐसा ईयू ने कह दिया है। ठीक, और ये जो नियम बनाए हैं इनको 3 वर्ष के भीतर अपने राष्ट्रीय कानूनों के अंदर जारी करना कंपल्सन है, आवश्यक है, बहुत अति आवश्यक है। ठीक, समझ रहे हैं, और क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, इसमें अपराध की गंभीर स्थिति के लिए आधार पर 1 से 5 वर्ष तक की कैद का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलो ये क्या है, बाकी ये सब चीज़ें आराम से पढ़िए, इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाइए। ठीक है, दंड देने का प्रावधान है, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध हो, जैसा कि इसके अतिरिक्त यदि पीड़ित नाबालिग है या अपराधी के साथ में उसका घनिष्ठ संबंध, पारिवारिक संबंध है, तो कानून अधिक दंड देने का प्रावधान करता है। फिर आ गई है विश्व प्रवासन रिपोर्ट। विश्व प्रवासन रिपोर्ट का मतलब है वर्ल्ड, क्या है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, 2024 की ये रिपोर्ट है। एक बात, जारी कौन करता है, IOM। IOM का क्या मतलब हुआ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, IOM। ठीक, IOM के हेडक्वार्टर्स आप देखेंगे कि कहाँ है। ठीक, कहाँ पे, और यहाँ पे इसके बाद लिख लो, या फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, कमेंट करके आप बताओगे, सबको पता चलेगा, समझे। जनहित में ये काम आप थोड़ा थोड़ा करते हुए चलिए। ठीक, अच्छी बात है, जब कुछ सर्च करते हैं तो अच्छी बात है, बहुत लोग पढ़ते भी हैं, आपको उनको भी फायदा होता है। ठीक है, याद रखना इसको, बात को। बात यह है, इसमें ये कहा गया कि कौन देश कितना पैसा भेज रहा है अपने देश में। मान लीजिए इंडिया के बाहर जितने लोग हैं वो इंडिया को कितना पैसा भेज रहे हैं, चाइना के लोग चाइना के जो बाहर हैं वो चाइना को कितना पैसा भेज रहे हैं। इस रिपोर्ट के आधार पे ये डेटा निकल के आया कि वर्ष 2022 में भारत को 111 बिलियन डॉलर, बहुत बड़ी राशि है, 111 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ, जो अन्य देशों में सबसे अधिक है, और सबसे बड़ी बात, 100 बिलियन डॉलर को पार करने वाला भारत पहला देश बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अति इंपॉर्टेंट, अति इंपॉर्टेंट, ऐसी चीज़ें आती हैं तरंगी वाली। ठीक है, याद रख लेना। दूसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो कौन आपको मिलेगा, हाँ, दूसरे नंबर पर तो दूसरी चीज़ आ गई है। दूसरे नंबर पे आपको मैक्सिको मिलेगा, फिर आपको चाइना मिलेगा, फिर फिलीपींस, फिर फ्रांस, फिर पाकिस्तान। अगर आप देखेंगे तो ये वाला डेटा देखिए जरा गौर से, 111.22 अरब मतलब बिलियन डॉलर। ठीक, बिलियन डॉलर, अमेरिकी USD है, US का डॉलर अलग होता है, दूसरे देशों का डॉलर अलग होता है। इसके बाद मैक्सिको है 61। अंतर देखिए आप, बहुत बड़ा अंतर है, इसको ख़त्म कर पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन अभी है कुछ सालों तक, और बहुत सारे सालों से इंडिया इसी पोजीशन में टॉप पे बना हुआ है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे भारत में लगभग 1.8 करोड़ लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी के रूप में विदेशों में कार्यरत है, जिनमें सर्वाधिक संख्या आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये वाला डेटा देखो, सऊदी अरब 12.5 मिलियन। ठीक, फिर क्या है, UAE क्या है, 3.47 मिलियन। ठीक, फिर क्या है, अमेरिका 2.7 मिलियन। ठीक, ये ऑर्डर याद रख लेना। अच्छा, एक बार आप क्रॉस चेक करके बताना, सऊदी अरब 12.5 मिलियन नहीं होना चाहिए, आई थिंक ये 2.5 मिलियन होना चाहिए। एक बार आप क्रॉस चेक करेंगे इसको, आई थिंक यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो यहाँ पे UAE टॉप पे होगा, फिर USA होगा, फिर आपके साथ सऊदी अरब होगा। ठीक, मुझे ऐसा लग रहा है, एक बार आप क्रॉस चेक करेंगे, क्या ऐसा है आप बात करेंगे। ठीक है, चलो, भारत, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस और फ्रांस 5 सबसे ज़्यादा देश हैं, मतलब जिनके यहाँ सबसे ज़्यादा प्रेषण होता है। दूसरी बात यह है
कि दूसरी बात ये है कि ज़रा मैं देख लूँ लैपटॉप ठीक काम कर रहा है, गुड, वेरी नाइस। चलो तो ये ऐसे कुछ देश हैं ये सबसे ज़्यादा ऑपरेशन करते हैं। दूसरी बात है जैसे भारत 2010 में इतना था, फिर 15 में इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, ये कोई खास रखने वाली बात है नहीं, इसको छोड़ दो, ठीक ठाक तरीके से बढ़ रहा है। ठीक, दक्षिण एशिया में 3 देश हैं, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। विश्व के अंतर राष्ट्रीय जो प्रेषण है उसमें शीर्ष 10 में शामिल हैं। कौन से? दक्षिण एशिया से 3 कंट्री। अच्छा, 2024 की जो प्रवासन रिपोर्ट है, अच्छा 2024 की रिपोर्ट है लेकिन 2022 के डेटे के लिए है, 2022 तक के लिए डेटे के लिए है। ठीक, इसमें ऐसा बोला गया है सॉरी, वैश्विक स्तर पर $831 बिलियन प्रेषण रहा है 2022 में, जो 2021 में 791 अरब डॉलर था। ठीक, $791 बिलियन था। चलो अगला हमारा पॉइंट है, आगे जल्दी बढ़ते हैं। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस का टीका बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना। ये यार मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको रटो, यहाँ पे वेरी 3-4 बार लिखो, ये एग्जाम में आपके आएगा। एक बात। दूसरी बात, अब देखिए मेनिंजाइटिस है क्या। मेनिंजाइटिस जब आप ध्यान से देखेंगे, आप साइंस में आपके सामने ये क्वेश्चन कई बार आया भी है प्रीलिम्स में, कि मेनिंजाइटिस जो है वो एक वायरस से होने वाला रोग है, लेकिन कई बार ये वायरस के बाद में बैक्टीरिया से भी हो जाता है, या बैक्टीरिया के बाद में अगर आप इसको देखेंगे तो कई बार ये अल्ल परजीवी टाइप के जो होते हैं ना, उनसे भी हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना मेनली वायरस से होता है। इसमें अच्छा है क्या, तो मेनिंजाइटिस होती है जैसे आपका जो सर है, सर की जो हड्डी है और ऊपर जो स्किन होती है। दूसरी चीज़ आपकी रीढ़ की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी और ऊपर जो स्किन होती है, इनके बीच में ये जो फ्लूइड भरा होता है और ये जो स्किन होती है इसमें आ जाती है सूजन। किस कारण से? उसी वायरस के कारण से। ठीक है, इतनी चीज़ आप याद रखेंगे। अब मेनिंजाइटिस के लिए जो वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला बना है नाइजीरिया। ये वही नाइजीरिया है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मूंगफली पैदा करता है। ठीक, ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं मूंगफली पैदा करने वाला सबसे बड़ा ये है। ठीक, एक जो इसने वैक्सीन बनाई है उसका नाम याद कर लेना, मेन 5CV। ठीक, मेन 5CV ऐसे करके याद कर लेना, याद रखना, नहीं तो आएगा आपके सामने CV5 मेन 3CV, आप ऐसे करके आएगा और आप कंफ्यूज होंगे। ठीक, तो मेन 5CV है, ये बिल्कुल ढंग से रख लेना। ठीक, बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यह वैक्सीन WHO द्वारा अनुशंसित है। एक ही शॉट में क्या करेगा, मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के 5 स्ट्रेन से सुरक्षा प्रदान करता है, 5 प्रकारों से। ठीक, तो बैक्टीरिया आपको पता हो गया कौन सा बैक्टीरिया है, मेनिंगोकोकस। अब ये हो सकता है साइंस वाले पोर्शन में आपसे पूछ लिया जाए, कौन जाने क्या हो जाए कल। ठीक, अफ्रीका, जैसे नाइजीरिया अफ्रीका के 26 मेनिंजाइटिस हाइपर एंडेमिक देशों में से एक है, जो अफ्रीका मेनिंजाइटिस बेल्ट के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, साइंस में आपसे खूब पूछा जाता है, एंडेमिक और एपिडेमिक, ये 2 वर्ड आपसे पूछे जाते हैं, आप पढ़िए इनको। ठीक, कई बार पूछेंगे, कई बार पूछे जाएंगे। वैक्सीन और आपातकालीन जो टीकाकरण गतिविधियों के लिए ग्लोबल वैक्सीन अलायंस गावी द्वारा वित्त पोषित किया गया। अच्छा, गावी अब आ गया। गावी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों है? गावी का फुल फॉर्म जो है वो है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। गुड, याद आ गया, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक, दूसरी चीज़ है, गावी बनी कब थी, तो सन 2000 में बनी थी, याद रख लेना, गावी सन 2000 में बनी थी। और इसके पीछे जो हाथ है तो वही हाथ है कौन सा, जिसमें लिखा है बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, मतलब बिल और मेलिंडा गेट्स जो फाउंडेशन है उसके पीछे इसका हाथ था इसको बनाने के लिए। ठीक है, अब बात यह है मेनिंजाइटिस के बारे में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखिए लिखी गई हैं। जैसे ये लिखा गया है, ये वायरस, बैक्टीरिया, कवक, परजीवियों से भी हो सकता है, जिसमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सबसे गंभीर पाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, WHO ने 2030 तक मेनिंजाइटिस को संपूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। चलो अच्छा, अब एक बात और बताइए, इंडिया का क्या लक्ष्य है? आप ये बताएंगे इंडिया का क्या लक्ष्य है मेनिंजाइटिस को ख़त्म करने का। दूसरी चीज़ ज़रा आप ये भी बताइए, हेपेटाइटिस को ख़त्म करने का इंडिया का क्या लक्ष्य है, क्या वो 2030 है या नहीं? अच्छा, मलेरिया को पूरी तरीके से ख़त्म करने का भारत का लक्ष्य क्या है, वो आप बताएंगे, क्या 2030 है या नहीं? अच्छा, एक चीज़ और, कुछ और लक्ष्य है, जैसे टीबी को ख़त्म करने का भारत का लक्ष्य क्या है, ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है बताना। चलो एक चीज़ और, दूसरी चीज़ है, यहाँ जैसे कहा गया है कि पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य है WHO का। अच्छा, ये वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है, कुछ और जो चीज़ें इंडिया में, जैसे आपसे कई बार पूछा गया है वैक्सीनेशन इंडिया में जैसे कैसे होता है,
उसमें अलग अलग टीके हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है BCG का टीका क्या है, या पोलियो का टीका कैसे काम करता है, या हेपेटाइटिस बी के लिए कौन सा टीका दिया जा रहा है ना, या पेंटावेलेंट, जैसे हाँ आप कई बार आपको मुझे याद है कि पेंटावेलेंट वैक्सीन है, उसके बारे में पूछा गया आपके साइंस वाले पोर्शन में, या आपका DPT का जो टीका होता है उसके बारे में पूछा गया। तो ऐसे टीके जब अभी अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया जब आप साइंस की बुक खोलेंगे अपनी, तो आपको जब ये सब चीज़ें मिलेंगी तो आपको, मुझे शायद मेरी बात आपको याद आ जाए, तो आपको वो पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, याद रखना। अच्छा, एक चीज़ और मुझे याद आ रही, टीके के लिए भारत का एक मिशन चलाया गया था, मिशन इंद्रधनुष। कब लॉन्च किया गया था? 2014। अभी हाल ही में मिशन इंद्रधनुष का कौन सा चरण चल रहा है, आपको ये बताना। चलो आगे बढ़ो। WHO द्वारा रोगी सुरक्षा चार्टर का शुभारंभ किया गया। देखिए, रोगी सुरक्षा चार्टर है क्या? वैसे तो कोई महत्वपूर्ण बहुत चीज़ है नहीं, लेकिन दूसरी तरीके से देखो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि ये अपनी तरीके का पहला चार्टर है जो रोगी का अधिकार क्या होगा, उसकी सुरक्षा से संबंधित, उसके बारे में WHO के कुछ गाइडलाइन है, कुछ चार्टर है। क्योंकि ये पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। वैसे देखोगे तो कोई अति महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक, यहाँ पे लिखा है क्या? WHO ने पेशेंट सेफ्टी राइट चार्टर का शुभारंभ किया। और ये शुभारंभ कब किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप याद कर लेना। यहाँ पे लिखा है रोगी सुरक्षा पर 6ठे वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन। और ये सम्मेलन हुआ कहाँ? 17 से 18 अप्रैल के बीच सैंटियागो, चिली में किया गया था। तो यहीं पे ये रोगी सुरक्षा चार्टर है। चार्टर में कुछ है, जैसे रोगियों की देखभाल कैसे की जाती है, उनके लिए नीतियाँ क्या, दिशा निर्देश क्या तैयार किए जाएंगे, आवश्यक कानून क्या होंगे। ठीक, यह चार्टर स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, सरकारी और रोगी केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली बनाने, रोगी सुरक्षा में सुधार करने और नुकसान के जोखिम को कम करने हेतु सहायता प्रदान करता है। ऑफ कोर्स यही करेगा, फिर जब चार्टर है तो और क्या करेगा। ठीक है, चलो कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप पॉज करिए, पढ़ सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे लास्ट में अगर ये एक पॉइंट देखिए, वैश्विक रोगी सुरक्षा कार्य योजना 2021 से 30 से संबंधित है। यह है रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्रवाई, ये सब चीज़ें हैं। कुछ एक चीज़ें हैं, संकल्प इतने से इतने, इतने से इतने, इतने से इतने, पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। हालांकि पढ़ने की इच्छा करे तो ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। मेरा मन नहीं कर रहा है इसको पढ़ने का, मैं गलत भी हो सकता हूँ। विश्व के 10 व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची। अब देखिए, कोई अति गंभीर इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ठीक है, आया है तो पढ़ना है। और पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, इस चीज़ को देखो। जैसे इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 10 व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची किसने जारी की? तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड, ACI वर्ल्ड, इसने ये जारी की। ठीक, 10 ऊपर ही लिखा है 10 व्यस्ततम हवाई अड्डे। इंडिया का जो हवाई अड्डा है दिल्ली के अंदर, IGI जिसको बोलते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको रैंक इस बार मिली है 10वीं रैंक प्रदान की गई, जबकि 2022 में 9वीं रैंक थी। तो 1 अंक की गिरावट है। ठीक, मतलब यहाँ पे 1 अंक का, यहाँ मतलब इतना व्यस्त नहीं रहा है, थोड़ा सा व्यस्त कम हुआ है। ठीक, दूसरी बात है, सबसे नंबर 1 टॉप पे आपको कौन सा मिलेगा? हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा। इस टॉपिक को मैं कई बार कवर कर चुका हूँ, 2 बार। ठीक, आपको समझ में आ रहा है? इसलिए मैं कई बार बोर हो जाता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ जब कि जो मैं जिस टाइम पढ़ाता हूँ उसको उस टाइम कवर करते चलिए। बार बार वही टॉपिक जब सामने निकल के आएगा, जैसे मान लीजिए इसी टॉपिक को मैंने जब घटनासार कवर की थी, जब मैंने इसको क्रॉनिकल जब मैंने कवर की थी, तो ये टॉपिक हमको वहाँ मिला था। ठीक, तो जब जून की मैं क्रॉनिकल कर रहा था तो ये टॉपिक उसमें था। इसलिए बार बार वही टॉपिक होता है तो बार बार थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है कि पता नहीं क्या यार, यही सब एक ही बात बताने में मज़ा नहीं आता है ना। नई नई अतरंगी चीज़ें पढ़ो तो बड़ा मज़ा आता है। ठीक, तो याद रखेंगे ये सबसे टॉप पे है। इसके बाद दुबई और डलास हवाई अड्डे दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। ठीक, क्या इधर कुछ बना हुआ है? यस, बना हुआ है। अटलांटा अमेरिका, तो अटलांटा में था कौन सा? ये हर्ट्सफील्ड जैक्सन, फिर दुबई UAE, फिर डलास फोर्ट वर्थ अमेरिका, फिर लंदन हीथ्रो UK, समझे, UK का हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन। ठीक है, फिर टोक्यो हानेडो जापान। ठीक, फिर ऐसे करके सब चीज़ें हैं। अब इसमें 10वें नंबर पे जब आप देखेंगे तो वाकई आपको इंडिया का मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, एक USA, दूसरा USA और कुछ USA, तीसरा USA, चौथा USA, 5वां USA, 10 में से 5 USA, ऐसे लिख लो। हो सकता है यही आपसे पूछा गया। ठीक, और कुछ आपको नज़र आ रहा है जो डबल 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 हो? ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर कुछ आ रहा है तो उसको ज़रूर लिखो। ठीक है, 1 2 3 याद कर लो। और 10वें नंबर पे क्या था उसको मैंने बता दिया, वो याद कर लो। अच्छा ठीक है, इस रिपोर्ट में जैसे कहा गया 2023 में दुनिया में 8.5 बिलियन, ठीक है, 8.5 यानी 850 करोड़ यात्रियों ने हवाई यात्रा की, जो 2022 की तुलना में 27.2% वृद्धि दिखाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज़, IGI हवाई अड्डे ने 7.22 करोड़ से अधिक यात्रियों को संभाला, पहले स्थान पर
हर्ट्स जैक्सन अटलांटा है जो इतने यात्रियों को संभालता है 10.46। वहीं दूसरे स्थान पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 8.69। ठीक, ये वाला डेटा रख लो, इसका भी थोड़ा सा नज़र रखना, मतलब 10.5 के आसपास में है 10.46, समझो 4 कम कर दोगे 10.5 से, ठीक है, 0.4 कम करोगे, 0.04 कम करोगे, ठीक है, चलो बस इतनी चीज़ें। 0.04 कम करोगे, नहीं, फिर भी गलत है, अभी भी गलत है, बताओ क्या, बताओ इसमें गलत है। 54, हाँ 0.54 कम करोगे 11 में से, ठीक है, या 10.5 में 0.04 कम करोगे। देखिए मैथ्स भी पढ़ते चलिए अगला हमारा टॉपिक है वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। हेपेटाइटिस, चलो अब ये हेपेटाइटिस आ गया, इसी को पहले खत्म करो। हेपेटाइटिस है क्या, तो हेपेटाइटिस डे अगर देखोगे तो आप कब मनाते हैं, तो याद कैसे, कुछ जुलाई एंड में पड़ता है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, आप बताएंगे क्या वो 28 जुलाई है, मुझे ठीक से याद नहीं है। ठीक, भारत हेपेटाइटिस को मिटाने के लिए 2030 तक प्रयास कर रहा है, याद रखना, लक्ष्य है 2030 तक खत्म करने का। मलेरिया भी 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य है। ठीक, हेपेटाइटिस है क्या, तो यकृत से संबंधित एक बीमारी होती है। यकृत मतलब लीवर, ठीक है, लीवर होता है यकृत। अब जब कोई ऐसी कोई समस्या आती है तो डॉक्टर आपसे बोलता है 2 रिपोर्ट आप करा के लाओ, जैसे एसजीपीटी आपको कराने को बोलता है ना, ठीक, तो वो लिवर से रिलेटेड होती है। दूसरी चीज़ है लीवर में अगर सूजन आ गई है, समझे, और सूजन का स्तर क्या है, तो वो हेपेटाइटिस की श्रेणी में जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे ए बी सी डी ई 5 तरीके के होते हैं, राइट। दूसरी चीज़ है जो वायरस होता है इसको प्रभावित करने वाला, इसको बोलते हैं हेपेटोट्रोपिक वायरस, याद कर लेना, हेपेटोट्रोपिक वायरस, समझ रहे, हेपेटोट्रोपिक वायरस। ये तो हो गई हेपेटाइटिस की बात। 28 जुलाई मनाया जाता है, ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मुझे सही से याद नहीं है, देख लेना जाके, ठीक है। दूसरी बात है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई। इस रिपोर्ट में वायरल हेपेटाइटिस विशेष रूप से BC संक्रमण का सामने करने वाले इनको चिन्हित किया गया, जिसमें 187 जो हैं इनको देशों को इनको कवर करता है ये रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में बात यह है कि वर्ष 2022 में वायरल हेपेटाइटिस के 3.5 लाख से ज़्यादा जो मामले थे इंडिया के अंदर थे। वैश्विक स्तर का कितना है, तो 11.6% के आसपास था, लेकिन इसमें भारत की मौतें क्या हुई, 1.23, समझे, 1.23 लाख मौतें हो गई। वैश्विक स्तर पर अगर आप देखें तो वायरल हेपेटाइटिस से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या 2019 में 1.1 मिलियन से बढ़ के 2022 में कितनी 1.3 मिलियन हो गई थी। ठीक, चलो एक चीज़, प्रतिदिन 3500 लोग मृत्यु वायरल एच संक्रमण से, मतलब वायरल एच मतलब हेपेटाइटिस से हो रही थी। ठीक, हेपेटाइटिस बी की बात कर रहा है 2.9 करोड़, सी 0.55 करोड़ के मामले में भारत चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पे है। बी और सी की बात कर रहा है, ठीक, चाइना के बाद में दूसरे स्थान पे है। भारत, चाइना, इथियोपिया, मतलब बांग्लादेश, चाइना, इथियोपिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, रशिया और क्या, वियतनाम सामूहिक रूप से हेपेटाइटिस बी और सी के 2/3 मामले पाए जाते हैं। बताइए, अकेले सारी चीज़ें, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, WHO 9 से 11 2024 तक पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आयोजित विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन, इंपॉर्टेंट आ गया, कहाँ मनाया गया विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन, लिस्बन में। कहाँ पे है लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी है। ठीक, यह रिपोर्ट जारी करेगी और 2030 तक वैश्विक हेपेटाइटिस को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना। बाकी हेपेटाइटिस के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं। फिर आ गई क्यूएस रैंकिंग मतलब क्वेक्केरेली साइमेंट्स क्या है, एक लंदन बेस्ड कंपनी है। अरे यार, लंदन बेस्ड कंपनी का मतलब है लंदन बेस्ड, इसका हेडक्वार्टर लंदन है, लेकिन अन्य जगह पे भी आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये है क्यूएस रैंकिंग। ठीक, किसके लिए है, श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के लिए। किसके लिए, दुनिया के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के लिए, समझे। अब इस रिपोर्ट को जरा ऐसे देखिए, कैसे देखिए, कहाँ गया ठीक, यह देखो, ये रिपोर्ट जो है, एक मिनट मेरी आवाज़ क्या साफ आ रही, हाँ, ये रिपोर्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 5 क्षेत्रों में 55 विषयों में वैश्विक रैंकिंग प्रदान की गई है। 5 क्षेत्र हैं, कुल 5 क्षेत्र हैं और 55 विषय हैं। ठीक, एक बात, अलग अलग विषय की बात यहाँ पे की गई है, इसको आप आराम से देखिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फट इधर आ जाइए, वैश्विक स्तर पर कितने शिक्षण संस्थान है, तो 1559, जिसमें 69 इंडिया से हैं, जबकि पिछले साल ये कितने थे, 66 थे 2023 की रैंकिंग में। कितने का सुधार, +3 का।
ठीक। टोटल पूरी दुनिया में कितने हैं? 1559, ठीक। इंडिया के कितने? 69। समझ में आ रहा है? चलो, अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करोगे तो नंबर 1 पे जो इंडिया की तरफ से है वो है, मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 20वां स्थान है, लेकिन इंडिया की तरफ से जो सबसे टॉप पे रही है वो है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ठीक। इसको ये डेवलपमेंट स्टडीज़ में इसको ये प्रदान किया गया, ठीक, रैंकिंग। दूसरी चीज़ है, अगर आप दंत चिकित्सा यहाँ पे लिखी है, दंत चिकित्सा का मतलब क्या? डेंटिस्ट जो होते हैं, डेंटल साइंस होगी क्या, आई थिंक, या कुछ और होगी, समझ लीजिए। उसमें सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज को इसमें मिली है, जिसमें 24वीं रैंक मिली। चलो, व्यवसाय और प्रबंधन में IIM अहमदाबाद को शीर्ष 25 स्थानों में जगह दी गई, वहीं IIM बेंगलोर है, और इसके बाद में एक IIM कलकत्ता को 50 स्थानों में स्थान मिला, ठीक। रैंकिंग में शामिल शीर्ष 3 भारतीय इंजीनियरिंग संस्थान हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, IIT बॉम्बे, दिल्ली और IIT मद्रास। समझ रहे हैं? रैंकिंग देखते चलिए, आगे बढ़ जाइए। अभी आपको सब ये बवाल नजर आएगा कि इसमें क्या क्या मैं रटूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बताएंगे। चलो, शीर्ष 3 प्रबंधन संस्थान हैं, जिसमें IIM अहमदाबाद है, IIM बेंगलोर है, IIM कलकत्ता, ठीक। फिर है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी, पता क्या है, ह्यूमैनिटीज़ होगा आई थिंक, इन्होंने पता नहीं क्या लिखा है, में क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है टॉप पे, JNU फिर बाद में है, फिर अलग अलग है, ठीक। अच्छा, लाइफ साइंस एंड मेडिसिन में एम्स दिल्ली टॉप पे है, फिर मणिपाल, फिर ये वाली है, फिर ये वाली। अच्छा ठीक है, अब आपको करना क्या है, एक तो ये वाली रटनी है, ये वाली बात रट लेनी है, ठीक, एक बात। दूसरी बात है, ये 5 क्षेत्र 55 विषय, ये रट लेना। कौन जारी करता है, ये रट लेना। इंडिया की रैंकिंग इस बार की ये रटिए, पिछले साल क्या रैंकिंग थी ये रटिए, क्या सुधार हुआ ये रटिए। भारतीय विश्वविद्यालयों की जहाँ तक बात है, जहाँ बहुत अच्छा पोर्शन है, 20वां स्थान JNU को मिला है, रट लेना है इसको। समझ में आ गया? समझ में आ गया। डेंटल में आपको थोड़ा सा रटो इसको। व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन में IIM अहमदाबाद को शीर्ष 25 में जगह मिली है, ये भी थोड़ी रटने वाली चीज़ है। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं? समझिए, ठीक। चलो, फिर ये सारी सब चीज़ें हैं, जैसे शीर्ष भारतीय प्रबंध संस्थान है, IIM अहमदाबाद 22वें नंबर पर आया है, और IITs भारतीय इंजीनियरिंग संस्थान है, IITs जिसमें IIT बॉम्बे है, इसके बाद दिल्ली है, इसके बाद मद्रास। खुद छोटी छोटी चीज़ें केवल इतनी और रटनी है, ठीक। और इसमें ऐसा कुछ आप अब कुछ चीज़ें आप गेस कर सकते हैं, जैसे लाइफ साइंसेज मेडिसिन की बात आएगी तो एम्स दिल्ली आप अपने आप लगा के आएंगे। जब इंडिया के अंदर जो NIRF रैंकिंग आती है, उसमें आप देखते होंगे हमेशा एम्स दिल्ली के बाद में दूसरे नंबर पर आपको PGI चंडीगढ़ हमेशा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ मत ऐसा लगा देना। समझ में आ रहा? नेचुरल साइंस में ISC बेंगलोर है, समझ रहे हैं। और अगर आपको कंफ्यूज करेगा उसमें यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो ISC बेंगलोर के साथ में ऑप्शन में कंफ्यूज करेगा, नहीं तो कोई और ऐसा है नहीं जो JNU को कंफ्यूज करने की औकात रखता हो। समझ में आ रहा? सीरियसली नहीं है। आप अगर कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जो ISC बेंगलोर है वो भी यूनिवर्सिटी में कई बार गिना जाता है, और इसलिए उसको इस बार शामिल नहीं किया गया, क्योंकि वह साइंस एंड टेक की यहाँ पे बात हो रही है, अलग अलग चीज़ें, ठीक है। तो और बस लास्ट में ये वाला पॉइंट है, अकादमिक शोध की दृष्टि से भारत विश्व का चौथा बड़ा देश QS की रैंकिंग में दर्शाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी, समझ में लिखा है, अकादमिक शोध की दृष्टि से भारत को विश्व का चौथा बड़ा QS की इस रैंकिंग में दर्शाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। 17 से 22 के दौरान भारत में होने वाले शोध कार्यों में 54% की वृद्धि हुई, ये भी ध्यान रखना। फिर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जिसको जारी करता है फ्रांस की एक गैर सरकारी संस्थान है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक, याद कर लेना इसको, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर 2024 का है, 3 मई को ये जारी किया गया, ठीक। चलो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाते हैं, आप जरा बताएं कब मनाते हैं। चलो, दूसरी बात है, भारत को स्थान इस बार दिया गया है 159, समझ रहे हैं कितने में, 180 देशों में। भारत में सूचकांक कितना है, 3, जो इसकी मतलब जो इसने स्कोर जो हासिल किया है वो 31.28 है, जो अति गंभीर स्थिति भारत की दर्शाता है। इस पॉइंट को याद कर लेना, ये वाली चीज़ याद कर लेना। पिछले वर्ष 161वां था, 2 अंकों का 2 स्थानों का सुधार हुआ है, तो ये हो गया 159। याद कर लेंगे, नहीं याद कर पाएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है, ये वाली चीज़ें वही हैं जो मैंने बताई आपको। अब आ जाइए आप आगे। भारत की स्थिति अति गंभीर है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। इंडिया से अच्छी स्थिति आपकी नेपाल को मिलेगी, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान सबको मिलेगी। भारत के बाद अगर किसी की स्थिति बांग्लादेश की गंदी है, म्यांमार, चाइना और अफगानिस्तान, समझ रहे हैं, इसी की गंदी है। चलो बाकी और क्या है, अति गंभीर स्थिति है, ये मैंने बता दिया, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, सबसे खराब स्थिति में अगर आप देखेंगे, अच्छा सबसे अच्छी स्थिति भाई देख लिए, यहाँ पे लिखी है
नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। सब कहाँ से है? नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन और नीदरलैंड को अगर मैं हटा दूँ और फिनलैंड को चार पे ये, पाँचवें पे ये है। अगर मैं चार को अगर थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर दूँ तो ऊपर के पाँचों मतलब ऊपर के चारों अगर नीदरलैंड को अगर नेगलेक्ट कर दूँ तो ये सारे सब नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे नॉर्डिक ही रहेंगे, जिसमें नॉर्वे ऊपर है, डेनमार्क है, स्वीडन है, फिर नीदरलैंड को लगा देना है चौथे नंबर पे, फिर आपको फिनलैंड मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या आपको कोई बाहर का मिल रहा है इसमें? देखो सब यूरोपियन है ना, सब यूरोपियन है। देखो 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 देखो, कोई मिल रहा? नहीं मिला, मुझे तो नहीं मिला। अगर आपको कोई नज़र आया हो तो बताना। ठीक, सबसे लास्ट में अगर आप रैंकिंग देखेंगे, सबसे गंदी और सबसे ख़राब रैंकिंग तो आपको मिलेगी इरिट्रिया की, फिर सीरिया की, फिर अफगानिस्तान की। समझ रहे हैं? इरिट्रिया, सीरिया, अफगानिस्तान। चलो फिर आ गई एक ये बहुत, हाँ एक और चीज़ है जो अति गंभीर स्थिति वाली बात थी, तो क्योंकि इंडिया का मैंने अभी उसको बताया 31 पॉइंट समथिंग। सूचकांक का मान 40 से कम होने में अति गंभीर स्थिति बताता है। 0 से 100 के बीच में ये सूचकांक का मान दिया जाता है। ठीक, जिसमें अगर 85 से ज़्यादा हो तो अच्छी स्थिति दिखाता है। 70 से 85 के बीच में संतोषजनक स्थिति है। 55 से 70 के बीच में समस्यात्मक प्रॉब्लमेटिक है। राइट, 40 से अगर 55 के बीच में है तो मुश्किल की स्थिति में है। लेकिन भारत जो है अति गंभीर की स्थिति में है, सबसे अंतिम। कितनी स्थिति थी टोटल? 4 थी। भारत उसमें सबसे नीचे है, अति गंभीर। उसके ऊपर मुश्किल है, थोड़ा और आप ऊपर बढ़ेंगे तो थोड़ा संतोष करना पड़ेगा। ठीक, और अच्छी स्थिति कब होगी? जब आप पहुंचेंगे 85 के ऊपर। राइट, वैश्विक सैन्य पर सिपरी रिपोर्ट। अच्छा, मैं एक बार देख लेता हूँ कि लेक्चर ये कितना बड़ा हुआ है। 1 घंटा 1 मिनट, कोई बात नहीं, अभी तो और कर सकते हैं। वैश्विक सैन्य पर सिपरी की रिपोर्ट है। सिपरी की रिपोर्ट मैंने परमाणु हथियारों पे पिछले वीडियो में आपको बताई थी। सिपरी का फुल फॉर्म है स्वीडन स्थित, मतलब स्वीडन स्थित नहीं है, स्वीडन स्थित है लेकिन फुल फॉर्म यहाँ से चालू होगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। मार्च 2024 में जारी रिपोर्ट है, जिसमें भारत के 5 वर्षों में 19 से लेकर 23 के दौरान वैश्विक हथियारों के सबसे बड़े आयातक बताया गया है। ये याद कर लेना, 19 से लेकर 23 तक है, 20 से लेकर 23 तक नहीं है, 18 से नहीं तो आप 5 वर्ष ना पूरे करने की कोशिश करो। 3 इधर हो गए तो 2 उधर, तो हाँ 5 वर्ष पर रिपोर्ट आई होगी, तो 18 से लेकर 23 तक। ठीक, आपको ऐसा डेटा गंदा करके देगा, समझ रहे, और आप यहीं फंसेंगे। आपको 5 वर्ष, आप बहुत अच्छी चीज़ें जैसे 7 वर्ष आप देखेंगे। ज़्यादातर भारत में 5 वर्षीय योजनाएं चली तो आपका दिमाग फालतू में उन्हीं चीज़ों पे जाएगा कि हाँ 5 ही साल का होगा यार, 4 साल का होने का कोई मतलब नहीं है। समझे? तो आप समझ रहे हैं, मतलब यहीं से निकल के आएगा। समझ रहे, बात इतनी चलिए। तो विगत 5 वर्षों में, यानी सॉरी यहाँ है तो 5 ही वर्ष, लेकिन 19 से लेके, यानी 19 काउंट करेगा, 20, 21, 22, 23 ये सब अंदर काउंट कर रहा है। फाइनेंशियल, अच्छा मैं अभी तक ये समझ रहा था ये फाइनेंशियल ईयर के तरीके से है, 22 से 23 वाला जैसे होता है, जैसे 23-24, बट ये ऐसा नहीं है। 19, 20, 21, 22, 23, 19, 20, 21, 22, 23 5 वर्ष के दौरान हथियार का सबसे बड़ा आयातक रहा है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, तीसरे नंबर पर कतर। इंडिया, सऊदी अरब, कतर। ठीक, कतर। ठीक, हाँ चलो, अब इस रिपोर्ट में ये जब जारी की गई, दुनिया भर की लोग जो कितना खर्च कर रहे हैं सेना पे उसकी बात है। जैसे अमेरिका टॉप पे है, फिर चाइना है, फिर रसिया है, फिर भारत है। पिछले सालों की रिपोर्ट में इंडिया तीसरे स्थान पे हुआ करता था, रसिया इधर हुआ करता था। लेकिन जब से वॉर स्टार्ट हुई है रसिया और यूक्रेन की, रसिया ने अपना बजट बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ाया है। समझ में आ रहा है? बहुत खतरनाक तरीके। तो इसलिए इंडिया चौथे नंबर पर आ गया, और चौथे नंबर के बाद में सऊदी अरब जो है वो इसमें क्या लिखा है, भारत व सऊदी अरब इस मामले में चौथा और 5वां है। तो सऊदी अरब कौन सा है? 5वां है। मैं कहूँ कि ये क्या इन्होंने लिख दिया। चलो, अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पे आप आइए। क्या वो डेटा ही नहीं दिया है? राइट, ऐसे चलो कोई बात नहीं। भारत का कुल 2023 में जो कुछ सैन्य खर्च था वो 83.6 बिलियन डॉलर के आसपास था, जो पूर्व की तुलना में 4.2% की वृद्धि से बढ़ा था। ठीक, 2023 में खर्च के मामले में सबसे ज़्यादा यूएसए था, 916 बिलियन डॉलर। दूसरे नंबर पर चाइना 296, ऑलमोस्ट लगभग 300 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच रहा है। रसिया ने अपना बढ़ा दिया 109 बिलियन डॉलर, क्योंकि ये इंडिया से पीछे रहता था। इंडिया जब 50-55, जब पीछे वाली रिपोर्ट आप खोल के देखेंगे 55-60 के आसपास जब था, तो ये 47-48 के आसपास था। राइट, लेकिन इसने अपना रिपोर्ट मतलब ठीक से बढ़ाया। रिपोर्ट में लिखा गया सैन्य खर्च के मामले में पहले 5 देश, ये नाम जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। सैन्य खर्च 5 देशों का जो है पूरे दुनिया के वैश्विक सैन्य खर्च का 61% है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। चलो, इंडिया ने कितने परसेंट खर्च किया है, कितना वृद्धि की है? 4.2% की, और 83.6 बिलियन डॉलर खर्च किए 2023 में टोटल, अगर आप देखेंगे टोटल। ठीक,
वैश्विक स्तर पे अगर आप देखेंगे 2023 में 2443 बिलियन डॉलर खर्च किए गए। यह इतने की तुलना में मतलब 2022 की तुलना में 6.8% की वृद्धि थी। ये डेटा देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऐसी कभी कभी गंदी चीज़ें आपसे पूछता है, ठीक, याद कर लेना, ये ज़रूरी है। यह 2009 के बाद में सबसे बड़ी वृद्धि है। दूसरी चीज़ है वैश्विक जीडीपी का जो सैन्य खर्च है वो 2.3% इस रिपोर्ट में बताया गया 2023 के अंदर। और पर कैपिटा अगर बात करेंगे, प्रति व्यक्ति बात करेंगे 2023 में, तो $306 था, जो 1990 के बाद सर्वोत्तम है। चलो अब इस पे आते हैं। है स्पेन जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99 और पराग्वे बना है 100वां देश। चलो अब ये ISA क्या है? ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपको सबको पता है। इसकी मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि COP21 जो 2015 में हुई है UNFCCC के अंदर, उसके अंदर भारत और फ्रांस दोनों मिले बैठे बातचीत की और उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की। मतलब कर्क और मकर रेखाओं के बीच में जो जितने भी देश हैं वो सोलर अलायंस में शामिल हो सकें और उसमें शामिल हो सकें, मतलब टारगेट वो है। लेकिन इसमें एक बात याद रखना, यूनाइटेड नेशंस का कोई भी कंट्री इसमें शामिल हो सकता है, ठीक। तो अभी तक कितने देश शामिल हो चुके हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, वो होगा टोटल 100। टोटल कितना होगा? 100। लेकिन हस्ताक्षरकर्ता जब आप देश देखेंगे तो 100 शायद 17-18 के आसपास होंगे, समझ रहे हैं? दोनों में अंतर है। चलो दूसरी चीज़ है, अच्छा हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ मिलते हैं? तो गुड़गांव हरियाणा में मिलेंगे। एक बात। दूसरी बात है, अभी पिछले साल आपको याद होगा नवंबर के आसपास में भारत मंडपम जो दिल्ली में बनाया गया, जहाँ पे आपकी G20 की शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें 6ठी असेंबली बैठक भी की गई थी ISA की, ठीक। चलो हाँ, तो 99वां कौन बना है? स्पेन। और 100वां कौन सा बना है? पराग्वे। अब ऊपर नीचे मत कर देना, ये 100वां है और ये 99वां है, ठीक। तो इसलिए ऊपर नीचे मत करना। चलो अब क्या है? यही तो सब बातें हैं जो मैं बता चुका हूँ। अच्छा कुछ टारगेट, अच्छा कुछ बेसिक चीज़ें और देख लीजिए। टारगेट है जैसे 2030 तक इंडिया का जो टारगेट है, मतलब जो ISA का जो टारगेट है, ISA के लिए $1000 बिलियन जमा करना, ठीक। कितना बिलियन डॉलर? $1000 बिलियन। किसके लिए? यानी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ उनकी सोलर क्षमता बढ़ाने के लिए, समझ रहे हैं? जैसे 1000 गीगावाट तक बढ़ानी है और इसमें 1000 मिलियन लोगों के लिए काम करना है, ऐसी सब बातें। और यही सब जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पॉज करके चाहो तो पढ़ लो, मैंने चीज़ें सब बता दी हैं आपको, ठीक है। राइट, आगे आ जाइए। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। लोकतंत्र सूचकांक की देखिए बात हो रही है। लोकतंत्र सूचकांक है ब्रिटिश समाचार पत्र है द इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट की है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ये क्या काम करते हैं आप बताएंगे, ठीक। द इकोनॉमिस्ट का शोध निकाय है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ने 16 फरवरी को लोकतंत्र पर अपनी वार्षिक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, देखिए इसको ध्यान से देखना, 2023 है, 2024 नहीं है, ठीक, 2024 में जारी हुई है, तो इसलिए कंफ्यूज मत कर जाना। चलो 2006 से ये रिपोर्ट जारी हो रही है वैश्विक लोकतंत्र पर। इस रिपोर्ट में मतलब वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र सबसे निचले स्तर पर है। वैश्विक जो सूचकांक स्कोर गिरकर कितना हो गया? 5.23 हो गया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि 8% जो आबादी है ऐसे दुनिया में रहती है जहां पूर्ण लोकतंत्र है, मतलब अच्छी तरीके से लोकतंत्र है। मात्र 8% आबादी ऐसी है, जबकि 40% आबादी ऐसी है जो तानाशाही शासन के अंडर रह रही है। चलो अब आप देखेंगे जब इसको, तो जिनका स्कोर 8 से ऊपर है वो है पूर्ण लोकतंत्र, ठीक। जिनका 6 से 8 के बीच में है वो है खामियों वाले लोकतंत्र, फ्लॉड डेमोक्रेसी, ठीक है। फिर है 2 से अधिक है तो तानाशाही है, समझे। लेकिन अब 2 से अधिक में 2 चीज़ें हैं, जैसे कि 2 से अधिक, जैसे 4 से अधिक अगर होगा तो ना लोकतंत्र है ना तानाशाही है, मतलब 4 से 6 के बीच में। लेकिन 2 से 4 के बीच में अगर आप देखेंगे तो तानाशाही आपको नज़र आएगी। तो ये श्रेणियों में इसको बांटा गया है, ठीक। चाहे रही बात इंडिया को देख लो, टोटल कंट्रीज हैं 167। कितने हैं? 167। इस सूचकांक में भारत पिछले वर्ष की तुलना में 4 अंकों का सुधार, ऐसे गोला करिए इसको, ऐसे ही पूछता है कितने अंकों का सुधार हुआ, गिरावट आई। अब जो स्थान है कितना है? 41। कितना है? 41। पिछले वर्ष कितना था? 46, राइट। तो याद कर लेना कितना सुधार है? 4 अंकों का सुधार है। स्थानों का देखिए 46 से निकल के आ गया कितना? 41, 5 स्थानों का सुधार।
नहीं, कुछ तो गड़बड़ है दया, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो ये काम मैं अब आपको देता हूँ, आप क्रॉस चेक करिए। इसमें लिखा है 4 अंकों का सुधार और 41 स्थान पे इस साल है, पिछले वर्ष ये रहा, मतलब 2022 में रहा 46। टॉप कंट्रीज देख लीजिए, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, ठीक, स्वीडन। क्या समझ में आया? नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, ठीक। का स्थान है निम्न स्थान वाले में है उत्तर कोरिया, म्यांमार और अफगानिस्तान। जाहिर सी बात है, उत्तर कोरिया में मोटू साहब बैठे हैं, म्यांमार में इसमें जो उनकी डिफेंस फोर्सेज हैं वही कब्जा किए बैठे हैं, और अफगानिस्तान तो कहाँ कहने ही निराले हैं सब पूरे, तो पूरा मिडिल ईस्ट और सबको हिला के रखा है अफगानिस्तान। खैर, मतलब इसमें इंडिया की अगर बात करो तो खामियों वाले लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है, जिसको फ्लॉड डेमोक्रेसी बोलते हैं। आशाजनक आर्थिक विकास को प्रदर्शित करता है, वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदलाव को दर्शाता है। भारत का स्कोर कितना है? 7.8 के स्कोर के साथ 41 स्थान पे है। लोकतंत्र की रैंकिंग में पिछले वर्ष 2022 की तुलना में पाकिस्तान 11 अंक के नीचे खिसक के, मैं क्यों रटूँ पाकिस्तान को, पाकिस्तान का स्कोर मैं क्यों रटूँ, मुझसे इंडिया कम है क्या? तो लेकिन यह रखना तानाशाही की श्रेणी में रखा गया, ठीक, 118वां स्थान है। चाइना की कुछ बात की गई है, 148वें स्थान पे इसको फेंक दिया गया है, उसे तानाशाही अथॉरिटेरियन रेजिम की श्रेणी में रख दिया, अथॉरिटेरियन। अब बात करता है जैसे डेमोक्रेसी इंडेक्स, बात करता है जैसे पूर्ण लोकतंत्र क्या है, कितने देश हैं? इसमें 24 देश हैं। खामियों वाले लोकतंत्र में 50 देश हैं। हाइब्रिड में कितने हैं? 34 हैं। तानाशाही लोकतंत्र में कितने हैं? 59 हैं। समझ रहे हैं? सत्तावादी शासन। कुछ डेटा है, इससे क्वेश्चन हो सकता है आपके सामने निकल के आए। सर्वाधिक किसमें है, या इसमें कितने हैं, उसमें कितने हैं, बेसिक नज़र थोड़ी सी रखिए। 2023 में लोकतांत्रिक सुधार में 2 की वृद्धि हुई है। लोकतांत्रिक देशों की संख्या में कौन से हैं? इसमें पराग्वे और पपुआ न्यू गिनी, दोनों PP। हाइब्रिड शासन से त्रुटिपूर्ण या खामियों वाले लोकतंत्र में अपग्रेड किया, ठीक। अगला वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि पुराना हो गया बट इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? प्रधानमंत्री की UAE और कतर यात्रा। अब देखिए, एक तरफ तो ये UAE गए, 2 दिन रुके, फिर एक दिन ये कतर में चले गए, फिर कतर में जो बहुत सारी चीज़ें थी उन सब चीज़ों को बातचीत उन पर की, और फिर ये वापस आ गए, ठीक। तो मोदी जी की ये यात्रा था, इसी में ऐलान मोदी आपको नज़र आएगा, इसी में UAE के साथ में जो 10 समझौते हुए वो भी नज़र आएंगे, इसमें कतर के साथ में जो कतर के जो शेख हैं उन्होंने अपनी जो किताब दी माई स्टोरी, इसमें आपको वो भी नज़र आएगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इंडिया को भी जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे कतर ने जो पुरस्कार दिया वो सब चीज़ें हैं, ठीक। तो चलो इसी पे आ जाते हैं। ये यात्रा थी UAE की लोकेशन में कई बार बता चुका हूँ, अब यहाँ पे मैं वक्त बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं इतनी बार बताने में आपको रट जाना चाहिए। ऐलान मोदी में भारतीय समुदाय से लोगों की बात की, इसके बाद विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड लिखा होना चाहिए, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, और UAE में बने हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। चलो ठीक। UAE के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, पता नहीं क्या नाम लिखा है, नहयान, ठीक, के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता हुई, बाइलेटरल इनकी वार्ता हुई, जिसमें 10 महत्वपूर्ण समझौतों पर बात हुई। अलग अलग किस्म के समझौते हैं, ठीक। इसमें सबसे बड़ी बात है जो इंडिया का रुपए है और UAE के जयवान को जोड़ने के लिए भी समझौता हुआ, समझे। और जब रुपए की बात आएगी तो रुपए कौन कर रहा है, तो इसको काम इस पर किसने किया? तो NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, समझ रहे हैं। और जयवान को जोड़ने के लिए यह समझौता हुआ था, राइट। दूसरी चीज़ आएंगे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता, ठीक, BIT भी हुआ, जो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि UAE जो है इंडिया में बहुत सारा FDI देता है, राइट, आपको पता है। और UAE हालांकि है देखने में छोटा, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 2030 तक इंडिया में जो अपना टारगेट सेट किया है वो आपको नज़र आएगा $100 बिलियन के आसपास। कितना आएगा? $100 बिलियन के आसपास, ठीक। बस इतनी चीज़ें और आइए। हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, 7वां सबसे बड़ा निवेशक है। अच्छा, सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार इस समय कौन है इंडिया का, जिससे साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रहा है इंडिया? कौन सा है? क्या वो चाइना है? क्या वो चाइना है? अगर दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो कौन है? क्या वो USA है क्या? ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या वो आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? क्या वो UAE है क्या? और आपको बताना है क्या ये लिस्ट सही है क्या? चलो आगे बढ़िए। अब इंडिया की जैसे तेल कंपनी है गेल इंडिया लिमिटेड, और UAE की क्या है? ADNOC के साथ 0.5 मिलियन मीट्रिक टन जो LNG है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसके लिए 10 वर्ष के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। फिर जो मंदिर है अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर
ठीक, क्या नाम है? बोचासनवासी श्री अक्षरधाम पुरुषोत्तम स्वामीनारायण मंदिर, बाप्स। ठीक, बाप्स आपको याद रहेगा। ठीक, आप कर ले जाएंगे। ठीक है, स्वामीनारायण संप्रदाय के इसमें संतों के उपस्थित में ये सब किया गया। दुनिया भर में 1200 मंदिर हैं इनके, उसी में से ये एक है। और देखिए, मुस्लिम देशों में हिंदू मंदिर का उद्घाटन दोनों देश सहिष्णु हैं, इस बात की बात करता है। फिर कुछ बातें हैं बाप्स मंदिर के बाद में, जैसे कि ये शेख जायद हाईवे पर अल रहबा के समीप बना है, जिसके लिए राष्ट्रपति ने अपनी जो ज़मीन थी दान दे दी थी। 700 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई है। बाप्स इसका निर्माण कर रहा है, मतलब इसकी जो समिति है वही इसका निर्माण करेगी, ऑफ कोर्स करेगी। फिर दुनिया भर की बातें हैं, कितने पिलर हैं, कितने पिलर हैं, कितने एकड़ में है, कितने इसके सब कितने घन मीटर में फैला है, ये सब चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, इनको सब आप देख लीजिए। हाँ, एक चीज़ और है, इसमें 7 शिखर हैं सबसे नीचे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7 शिखर यहाँ पे स्थित हैं, और ये 7 अलग अलग भगवानों को समर्पित हैं। जैसे भगवान राम हो गए, भगवान शिव हो गए, भगवान जगन्नाथ हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, स्वामी नारायण हो गए, तिरुपति बालाजी हो गए, और भगवान अयप्पा। इन 7 भगवानों को ये हैं। 2 इसमें केंद्रीय गुंबद हैं, दोनों शांति और सद्भाव पर आधारित हैं। किनारों पर गंगा यमुना की कंटेनर से बहती हैं पानी, वहाँ का जल बहता है जो इंडिया से ले जाया गया था। मतलब अच्छा, नंबर यहाँ पे और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे 108 फुट ऊंचा यह मंदिर है। सांस्कृतिक एकीकरण का मार्ग प्रस्तुत करेगा। दूसरी चीज़ें अलग अलग, जैसे इसमें नक्काशी है और सब अलग अलग उसमें चित्र और सब चीज़ें बनाई गई हैं। अच्छा ठीक है, ये अंतिम पॉइंट देखिए, जैसे यहाँ पे महाभारत रामायण सहित भारत की 15 कहानियों के अलावा माया, एस्टेक, मिस्र, अरबी, यूरोपी, चाइना, अफ्रीकी सभ्यताओं की कहानियों को भी दर्शाया गया है। ठीक, इसके बाद मोदी जी कहाँ गए हैं? तो मोदी जी गए हैं कतर। अब कतर में मिले हैं किससे? अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी के साथ में इन्होंने बातचीत की। दूसरी बात है, अलग अलग चीज़ों पे इन्होंने घटनाक्रम पे बात हुई, और कुछ देखिए इंपॉर्टेंट घटनाक्रम ये है, क्योंकि देखिए इंडिया के कुछ पूर्व नौसैनिक थे जो कतर के अंडर काम कर रहे थे, और उनके ऊपर आरोप लगा कि ये दूसरी खुफिया एजेंसियों के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए 8 के 8 को सज़ा सुनाई गई, मौत की सज़ा। लेकिन भारत के आग्रह पे और बहुत सब सारे कूटनीतिक दबाव के चलते वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। ठीक, तो इसलिए मोदी जी ने इनको धन्यवाद दे दिया वहाँ पे जाके। राइट, अब ये भी कुछ ऐसा तो है नहीं कि सब ऐसे ही, बहुत सब कुछ ऐसा ही है और ऐसी सज़ा माफ़ कर दी। जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मिलती हैं। तो आप जब देखेंगे कतर की टोटल आबादी कितनी है, टोटल आबादी में 27% जो आबादी है उसमें वो है इंडियन, भारतीय समुदाय के, मतलब 8 लाख लोग। तो आप ये डेटा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक, इससे आप समझ सकते हैं, समझे क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात है, ठीक है, कतर भारत का सबसे बड़ा LNG और LPG आपूर्ति करता है। अगर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे, ऐसे ही कभी कभी दबाव काम आते हैं। साथ ही भारत से अनाज, तांबा और क्या क्या ले लेता है, बहुत सारी चीज़ें ले लेगा। लोहा, स्टील, फल, सब्जियां, मसाले, मशीनरी, कपड़े और रबड़ लेता है। जैसे अभी आप बताइए 2024 के अंदर जो लोहा है, इंडिया का प्रोडक्शन में कौन सा स्थान है? चलो मैं ही बता देता हूँ। ठीक, नंबर 1 पे चाइना, फिर इंडिया, ठीक, फिर कौन सा है बताइए, आप बताइए, फिर कौन सा है? जापान है क्या? ठीक, फिर कौन सा है? USA है क्या? फिर कौन सा है? फिर रशिया है क्या? क्या ये सही है? आप बताओ। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ जाओ। हाँ, फिर इतनी सब चीज़ें लगता है। और देखिए, जो इंडिया के अंदर जो LNG की ज़रूरत है उसमें 48% अकेले केवल कतर देता है, सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। दोनों के बीच में पेट्रोनेट कतर और 2029 से लेकर 20 साल तक 2029 से लेकर अगले 20 साल तक 75 लाख टन LNG खरीदने संबंधी समझौते को नवीकरणीय किया गया है भारत और इसके बीच में। इम्पोर्टेंट यहाँ से बनेगा। अच्छा, क्या था 1999 में 25 साल के लिए LNG खरीदने के प्रस्ताव किया था जो वाजपेयी सरकार में, उसकी पूर्ति 2004 में शुरुआत की गई थी, और अब ये आगे 20 साल के लिए 2029 से 20 साल के लिए इसमें बढ़ा दिया गया। 75 लाख टन LNG खरीदेगा इंडिया। तो ये भी लोग दबे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे इनकी जो बुक थी यहाँ के राष्ट्रपति, समझे, नाम है इनका अल मखतूम ने, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने नरेंद्र मोदी को दुबई में द्विपक्षीय भेंट के दौरान अपनी किताब माई स्टोरी पेश की। ठीक, बस। फिर चले गए हैं मोदी साहब वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में। ठीक, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में इंडिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए इंडिया को गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
और क्योंकि आप देखेंगे एक आपको ये वर्ड मिल जाएगा आई रास्ते। समिट के दौरान भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एआई आधारित योजना आई रास्ते का उल्लेख किया, जो सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए काम करती थी। इसका उद्देश्य एआई के मध्य सड़क सुरक्षा के लिए, इनोवेशन के लिए, ऐसी चीज़ें हैं। फिर है कितना बचा है, देखता हूँ। ओके ओके ओके, अभी है, अभी थोड़ा सा है, लेकिन खैर वीडियो में देख लेता हूँ एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, वीडियो है ठीक ठाक लंबा, राइट। अब वीडियो ठीक ठाक लंबा है, इसलिए मैं अभी इसको यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा है, 15 मिनट का और बचा है, लेकिन हाँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी देखने से परेशान होंगे, इसलिए मैं इसको यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए सेवार सिविल सर्विसेज के साथ में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक, राइट। इससे आप ही को फ़ायदा होगा, और जाहिर सी बात है जब संख्या बढ़ती है तो पढ़ाने का आनंद अलग लेवल पर होता है, राइट। इसलिए मैं ये सारी कोशिशें कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए सेवार सिविल सर्विस के साथ में। अब पूरी घटना सार आपको पढ़ लेनी है, पूरी क्रॉनिकल पढ़ लेनी है, आराम से बहुत अच्छे क्वेश्चन आप करके आएंगे, आप मेरी बात माने। और आखिरी में जो MCQs हैं वो मैं कराऊंगा, डोंट वरी, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। MCQs में कराऊंगा इंपॉर्टेंट। अच्छा ठीक है, कई लोग अच्छा ये कहते हैं कि बोलो फैक्ट पढ़ा दो, फैक्ट पढ़ा दो, फैक्ट पढ़ा दो। अरे चाचा मैं क्या फैक्ट पढ़ा दूँ, फैक्ट जैसे फिर नंबर भी तो आएंगे, 30 में 20, 10, 20 भी तो ज़्यादा ही हो जाएंगे, फिर 10 आएंगे, 8 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, खुश हो जाओगे। ऐसा नहीं करना है भाई। अगर देखिए, अगर 38, 37 से लेके 40 तक अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इस करंट अफेयर की औकात समझिए, 2 सब्जेक्ट के बराबर है, हलवा नहीं है। अगर आप हलवा समझ के जाते हैं कि आखिरी 15-20 दिन में पढ़ेंगे, हो जाएगा काम। हो जाता था किसी समय, अब नहीं होगा। अब अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो फिर मुश्किल है चचा, मुश्किल है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए मेरे साथ, ठीक। अगला वीडियो फिर मैं आज शाम तक हो सकता है मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है। धन्यवाद 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 धन्यवाद।